गुड मॉर्निंग। मनु और कौटिल्य के बाद में मंडल थ्योरी हमने डिस्कस किया, दोनों का स्टेट थ्योरी डिस्कस किया, दोनों का युद्ध प्रणाली हमने जानने की कोशिश की और कंपैरिजन भी हमने किया। आज हम इस पहली इकाई के अंतिम जो थिंकर है शुक्र, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स नॉट अ टफ चैप्टर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और जिन्होंने मनु और शुक्र को पढ़ा होगा उनके लिए, ये मनु और कौटिल्य को पढ़ा होगा उनके लिए शुक्र बहुत ही इजी होंगे। शुक्र एक्चुअली में भारतीय नीति शास्त्र में सबसे बड़ा स्थान रखते हैं और शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य का नाम से फेमस है। ये नहीं कह सकते हैं कि वाकई में शुक्र नीति और उसके जो राइटर है वो शुक्र ही थे, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अंशंस अर्थशास्त्र में, महाभारत में और शुक्र नीति शास्त्र में सब जगह पर इनका नाम देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि दंडी के दशकुमार चरित्रम में राजनीति शास्त्रकारों में सर्वप्रथम स्थान शुक्र को दिया गया है। अब ये डिस्कशन का पॉइंट अलग है कि वाकई में शुक्र थे कौन और क्या उन्होंने कहा था, पर चूँकि वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर सिलेबस, सो टुडे हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य का नाम भारतीय चिंतन के आचार्य में सम्मानास्पद माना जाता है और अपनी विषय वस्तु और विवेचन शैली के आधार पर शुक्र नीति कौटिल्य के बाद की रचना मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि कौटिल्य की रचना पहले हुई है और शुक्र नीति की रचना बाद में हुई है। शुक्र नीति पे शुक्राचार्य के अनुसार ये कहा गया है कि ज्ञान की अन्य विधाओं की तुलना में दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय नीति शास्त्र की परिधि में आते हैं। हमने जब कौटिल्य को स्टडी किया था तो 4 तरह की विधाएं पढ़ी थी हमने, और उन चारों विधाओं में दंड नीति को सर्वोपरि रखा गया था, क्योंकि ऊपर की 3 नीतियों को अगर आपको फॉलो करना है तो ये याद रखना होगा कि दंड हमेशा सबसे ज़्यादा ऊपर रहे, क्योंकि दंड वो शक्ति है जो नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यदि किसी व्यक्ति ने नियम तोड़ा है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी के अधिकार का हनन किया है या किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इन तीनों ही सिचुएशन में सिर्फ एक दंड है जो व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर के जाता है। इट्स कॉलिंग अबाउट दैट कि अगर दंड नहीं हो तो शायद चोरी जो है वो रोज हो और बहुत ज़्यादा हो। अगर दंड ना हो तो लोग दूसरे के अधिकारों का हनन सबसे ज़्यादा करें। हम अपने अधिकार तो इस्तेमाल करें ही, पर दूसरों के अधिकारों का हनन सबसे ज़्यादा करें। तो वो जो दंड नीति है, जिसको पुलिस पावर का आज के लैंग्वेज में हम कहते हैं, पुलिस स्टेट की थ्योरी हम मानते हैं, वो जो दंड है उसको सर्वोपरि माना है और नीति शास्त्र की परिधि में उसे लिया गया है। नीति शास्त्र में इसलिए लिया गया है क्योंकि नीति के अंतर्गत रहते हुए यदि दंड का पालन किया जाएगा तो वो उद्दंडता नहीं बनेगा। When it's logical about the terms of पुलिस कार्य, जब हम लॉजिक की बात करेंगे तो नीति के अंतर्गत यदि दंड आएगा तो वो किसी के लिए व्यवधान नहीं बनेगा, मतलब उसी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जिसने वाकई में किसी तरह की गलती को प्रैक्टिकली किया है, गलत किया है या कोई गलती की है। शुक्र नीति राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कोई विस्तृत विवेचन हमें नहीं बताती है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र नीति को पहले ग्रंथों में व्यक्त किए गए सिद्धांतों का ना तो इस ग्रंथ से कोई समर्थन मिलता है, ना ही हमें कोई खंडन मिलता है। लगभग संपूर्ण ग्रंथ में एकमात्र श्लोक मिलता है जिसको हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मान सकते हैं। टिपिकल की सिर्फ एक श्लोक किसी स्टेट के बारे में कहा गया है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक बनाया है। इस डेफिनेशन को डिफाइन करने पर या पहले करते हैं कि प्रजा से जो व्यक्ति कर लेता है और वो कर वेतन के रूप में स्वीकार करता है। वेतन का मतलब है आई एम डूइंग फॉर समथिंग समवन एंड आई एम गेटिंग द पेमेंट इन रिटर्न। मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ और जब मैं कुछ करती हूँ तो मुझे उसके एवज में पैसा मिलता है। इसका मतलब जो प्रजा है वो राजा को वेतन के एवज में स्वीकार कर रही है, किंतु साथ में उन्होंने कहा कि
उसको स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है, और वो स्वामी जो है तो उस राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक बनाया है। यहाँ ब्रह्मा जब आ जाते हैं इसका मतलब ईश्वर शामिल हो गए हैं। दोनों चीज़ें हैं, वो जनता की सेवा करता है, कर लेता है, तो उनका सेवक है। राजा का निर्माण है वो ब्रह्मा ने पालनार्थ सेवक के रूप में बनाया है। इसका मतलब राजा का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर प्रजा नहीं है तो राजा का वजूद नहीं है। किंतु इस श्लोक से हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरा संपूर्ण नहीं समझ सकते, बल्कि हमें सिर्फ एक शासक की स्थिति मिलती है कि शासक कैसे आया है। इस सेंटेंस से या इस श्लोक से हमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। राज्य के अस्तित्व के सैद्धांतिक और दार्शनिक दोनों पक्षों पर कोई भी दृष्टिकोण हमें यहाँ मिलता नहीं है। इस ग्रंथ में राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना गया है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वो प्रजा की सेवा के रूप में है, और जब सेवा है तो वो अनिवार्य है। राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने व्यक्त किया है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि इस संसार के अभ्युदय का आधार जो है वो राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में चंद्रमा से करते हुए ये व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार से जो राज्य है वो लोगों के अभ्युदय का आधार है। जिस तरह से चंद्रमा के आने पर सूरज में लहर उठती है, जो ज्वार का कारण भी बन सकता है या बनता ही है, उसी प्रकार से लोगों का यदि अभ्युदय करना है तो उसका मूल आधार जो है वो है आपका राज्य। अब द बेसिक सिंबॉलिक कि राज्य के अस्तित्व का आधार क्या है, तो शुक्र नीति में प्रजा की उन्नति और सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। प्रजा की उन्नति और सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र ने यह आग्रह स्पष्ट किया है कि संसार में राज्य के संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका होती है। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं, अपितु प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए स्वीकार किया है, और शासन के राजा के कल्याण के प्रति समर्पण को ही शासकीय शक्ति की वैधता की निरंतरता को प्रजा के हितों व शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित और सक्रिय रहकर सुनिश्चित करने की बात कही है। राजा का कहना है राज्य जो है वो जन कल्याण के प्रति समर्पित रहे, शिथिल रहे, जनता की आज्ञाकारिता खो देता है। यदि राज्य जन कल्याण नहीं करता है तो वह जनता की आज्ञाकारिता को खो देता है। शुक्र का यह मानना है कि शासक के हितों के संरक्षण के दायित्व की पूर्ति की अपेक्षा स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाए तो उस शासन का अंत हो जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि शासक अपनी सत्ता की वैधता के प्रति सहज ही आश्वस्त नहीं रह सकता, उससे अपनी शक्ति के वैधता की निरंतरता को प्रजा के हितों व शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित और सक्रिय रहकर के सुनिश्चित करना होगा। इसका मतलब यह है कि राजा की जो शक्ति है वो तब तक बरकरार रहेगी जब तक वो जनता की सेवा करेगा और उसकी शक्ति को जनता की वैधता प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए इतना, बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।